जब भी हम मुगल सल्तनत की बात करते हैं तो जहन में बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बड़े बड़े ताकतवर बादशाहों के नाम आते हैं ना। उनकी बनाई हुई शानदार इमारतें, उनकी जीती हुई जंगें, ये सब इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। लेकिन कभी ये सोचा है कि औरंगजेब के बाद उस महान सल्तनत का आखिर हुआ क्या? और देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है, क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब में उस 200 साल पुरानी सल्तनत के टूटने की वो कहानी छिपी है जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे कोई सुपर पावर अंदर से खोखली होकर बिखर जाती है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच यही है। औरंगजेब की मौत के बाद सिर्फ 40 सालों के अंदर ये विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। ये 40 साल हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे तूफानी, सबसे उथल-पुथल वाले दौर में से एक है। तो चलिए, आज इसी 40 साल के सफर पर निकलते हैं और इसकी परतें खोलते हैं। हम देखेंगे कि औरंगजेब के बाद सल्तनत ने कौन सा मोड़ लिया, वो पहली दरारें कैसे पड़ीं, दरबार में ये किंग मेकर कौन थे और कैसे पैदा हुए, कठपुतली बादशाहों का दौर क्यों आया और कैसे एक मजबूत सल्तनत बिखर कर अलग अलग सूबों में बट गई। और हाँ, आखिर में पतंग के एक बहुत ही हैरान करने वाले विरोधाभास को भी समझेंगे। तो आज हमारा मकसद साफ है। हमें ये समझना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सल्तनत की असली ताकत, जो बादशाह के हाथ में होनी चाहिए थी, वो फिसलकर दरबार में बैठे अमीरों की मुट्ठी में कैद हो गई। कैसे मुगल तख्त पर बैठने वाले बादशाह सिर्फ नाम के शासक बनकर रह गए, एक बेबस कठपुतली की तरह। पतन की इस कहानी का जो पहला चैप्टर है, वो शुरू होता है औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह प्रथम से। बेचारे 65 साल की उम्र में बादशाह बने, और वो भी तब जब उन्होंने अपने 2 भाइयों को उत्तराधिकार की खूनी जंग में हरा दिया। अब देखिए, गद्दी पर बैठते ही बहादुर शाह ने एक अलग ही रास्ता अपनाया, शांति और सुलह का। उन्होंने मराठा राजकुमार शाहू को आज़ाद कर दिया, गुरु गोविंद सिंह से संधि की, और जो राजपूत राजा नाराज बैठे थे उनसे भी सुलह कर ली। पर सवाल यह है कि क्या यह उनकी दरियादिली थी या फिर कोई गहरी मजबूरी? सच तो ये था कि औरंगजेब के 27 साल लंबे दक्कन युद्ध ने शाही खजाना बिल्कुल खाली कर दिया था। बहादुर शाह के पास लड़ने के लिए ना तो पैसा था और ना ही ताकत। बहादुर शाह की सबसे बड़ी पहचान शायद उनका काम नहीं, बल्कि उनका निकनेम बन गया। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए खफी खान, उन्होंने बहादुर शाह को एक नाम दिया था, शाहे बेखबर। मतलब वो बादशाह जिसे अपने राजपाट की ही कोई खबर ना हो। कहते हैं कि वो इतने लापरवाह थे कि दरबार में मजाक चलता था कि सल्तनत का काम बखैर गुजर रहा है, यानी सब भगवान भरोसे चल रहा है। और इस बेखबरी का, इस लापरवाही का सबसे खौफनाक मंजर तो उनकी मौत के बाद दिखा। सोचिए जरा, 1712 में जब उनकी मौत हुई तो एक मुगल बादशाह का शव 1 महीने तक दफन होने का इंतजार करता रहा। क्यों? क्योंकि उनके 4 बेटे सल्तनत की फिक्र छोड़ सिर्फ तख्त के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे थे। ये सिर्फ एक बादशाह का अपमान नहीं था, ये मुगल शान के ताबूत में पहली कील थी। और यहीं से, इसी पॉइंट से मुगल सियासत में एक नए और बहुत ही खतरनाक दौर की शुरुआत होती है, किंग मेकर्स का दौर। ये वो मोड़ था जहां से बादशाह अपनी ताकत और काबिलियत से नहीं, बल्कि दरबार में बैठे ताकतवर अमीरों की साजिशों से बनने और बिगड़ने लगे। उस वक्त मुगल दरबार कोई एक टीम नहीं थी, वो 3 ताकतवर खेमों में बटा हुआ था। एक था ईरान से आए अमीरों का ईरानी गुट, दूसरा मध्य एशिया से आए अमीरों का तुरानी गुट, और तीसरा था हिंदुस्तानी गुट, जिसमें भारतीय मुसलमान और राजपूत शामिल थे। इन तीनों गुटों की आपसी खींचतान और लड़ाई ने ही सल्तनत को अंदर से दीमक की तरह चाट लिया। जो पहले किंग मेकर थे, ईरानी गुट के जुल्फिकार खान, उन्होंने एक बेहद खतरनाक आर्थिक नीति शुरू की, इजारा प्रथा। अगर आसान भाषा में समझें तो ये टैक्स वसूली का ठेका था। जो भी सबसे ऊंची बोली लगाता, उसे किसी इलाके से लगान वसूलने का हक मिल जाता। इससे हुआ ये कि शाही खजाने में पैसा तो जल्दी आ गया, लेकिन उन ठेकेदारों ने किसानों का इतना शोषण किया कि देश की खेती बाड़ी की व्यवस्था ही चौपट हो गई। जुल्फिकार खान ने जहांदार शाह को तख्त पर बिठाया। जहांवार शाह बहादुर शाह का सबसे अयोग्य बेटा माना जाता था। कहते हैं कि वो लाल कुंवर नाम की एक नर्तकी के प्रभाव में इस कदर थे कि उन्होंने शाही पद की सारी गरिमा मिट्टी में मिला दी।
इसीलिए इतिहास में उन्हें लंपट मूर्ख जैसा अपमानजनक नाम मिला। खैर, जहांदार शाह का दौर 11 महीने भी नहीं चला। अब मंच पर आते हैं हिंदुस्तानी गुट के दो भाई, जिन्हें इतिहास सैयद बंधु के नाम से जानता है, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। उन्होंने जहांदार शाह के भतीजे फर्रुख सियर को बादशाह बनाने में मदद की, और यहां से शुरू हुआ कठपुतली बादशाहों का असली खेल। फर्रुख सियर को बादशाह बनाने के बदले में सैयद बंधुओं ने सत्ता की सारी चाबियां अपने हाथ में ले लीं। बड़ा भाई अब्दुल्ला खान बना वजीर यानी फाइनेंस मिनिस्टर, और छोटा भाई हुसैन अली खान बना मीर बख्शी यानी सेना का प्रमुख। मतलब पैसा और ताकत दोनों भाइयों की मुट्ठी में। बादशाह बस एक मोहरा बन के रह गया। लेकिन फर्रुख सियर के दौर में एक ऐसा वाकया हुआ जो उस वक्त तो बहुत छोटा सा लगा, लेकिन उसने हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। हुआ ये कि बादशाह एक जानलेवा फोड़े से पीड़ित थे। जब सारे शाही हकीम नाकाम हो गए, तब विलियम हैमिल्टन नाम के एक अंग्रेज डॉक्टर ने उनका इलाज कर दिया। अपनी जान बचने से बादशाह इतने खुश हुए कि उन्होंने अंग्रेजों से इनाम मांगने को कहा। और उन्होंने जो मांगा वो सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं थे। उन्होंने मांगा बंगाल में बिना कोई टैक्स या चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार, एक ऐसा फरमान जिसकी कीमत का अंदाजा शायद खुद फर्रुख सियर को भी नहीं था। कागज का ये छोटा सा टुकड़ा, ये एक फरमान, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ। इसने उन्हें अपने सारे यूरोपीय प्रतिद्वंदियों पर ऐसी जबरदस्त बढ़त दी कि हम कह सकते हैं कि यहीं से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की पहली सबसे मजबूत नींव रखी गई। एक तरफ तो अंग्रेजों को ये तोहफा दिया जा रहा था, और दूसरी तरफ सैयद बंधु मराठों के सामने मुगल सल्तनत की बची खुची इज्जत नीलाम कर रहे थे। 1719 में उन्होंने मराठों को दक्कन से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया। सीधी भाषा में कहें तो ये एक तरह की प्रोटेक्शन मनी थी जो मुगल सल्तनत को मराठों को देनी थी ताकि वो हमला ना करें। जब फर्रुख सियर ने सैयद बंधुओं के इस चंगुल से निकलने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। सैयद बंधुओं ने उसे तख्त से घसीटा, पहले अंधा किया और फिर कत्ल कर दिया। ये मुगल इतिहास में पहली बार हुआ था। अब तक बादशाह को जिल्ले इलाही यानी धरती पर ईश्वर की छाया माना जाता था। 1719 में सैयद बंधुओं ने उस छाया को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। फर्रुख सियर के बाद तो सैयद बंधुओं ने तख्त को जैसे अपनी जागीर ही समझ लिया। उन्होंने एक के बाद एक कठपुतली बादशाहों को बिठाना और हटाना शुरू कर दिया। अब देखिए, कुछ ही महीनों के अंदर दो बादशाह बदले गए, रफ़ी-उद-दर्जात और रफ़ी-उद-दौला। दोनों आए और कुछ ही महीनों में बीमारी से मर गए, मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद सैयद बंधुओं ने रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बिठाया। राजकाज से ज्यादा रंगरलियों में दिलचस्पी की वजह से वो इतिहास में रंगीला के नाम से मशहूर हुए। पर उन्हें सिर्फ रंगीला समझना एक भूल होगी। वो चालाक थे और उन्होंने तुरानी गुट के साथ मिलकर सैयद बंधुओं का ही खेल खत्म कर दिया। लेकिन किंग मेकर्स तो चले गए, पर उनके जाने तक सल्तनत का शरीर इतना खोखला हो चुका था कि अब वो बिखरने लगा था। निजामुल मुल्क जैसे ताकतवर सूबेदार दिल्ली के षड्यंत्रों से तंग आ गए। वो अपने सूबों में वापस गए और एक तरह से आज़ाद हो गए। निजाम ने हैदराबाद की नींव रखी, बंगाल अलग हो गया, अवध दिल्ली के हाथ से निकल गया। मुगल बादशाह अब सिर्फ नाम के लिए पूरे हिंदुस्तान का, पर असल में सिर्फ दिल्ली का बादशाह रह गया था। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ सल्तनत की राजनीतिक दीवारें ढह रही थीं, साम्राज्य टूट रहा था, और दूसरी तरफ उसी मलबे पर मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में दिल्ली में कला, संगीत और खासकर उर्दू शायरी का एक सुनहरा दौर चल रहा था। शायद ये सच ही है कि जब सत्ता का सूरज डूब रहा होता है तो कला के जुगनू ही रोशनी देते हैं। तो इन 40 सालों की कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत बाहरी दुश्मनों से बाद में हारती है। पहले वो अपनी अंदरूनी कमजोरियों, अपनी दरबारी साजिशों और अपनी गलत नीतियों का शिकार होती है। और ये दौर हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कोई भी महान शक्ति बाहरी हमलों की वजह से गिरती है, या फिर असली वजह हमेशा उसके अंदर ही छिपी होती है?